नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, कल हमने अरुण कात्यायन का पहला लेक्चर लिया था और आज हम दूसरा लेक्चर लेने वाले हैं। कल का जो लेक्चर था वो बहुत ही आसान लेक्चर था और उसमें ज़्यादातर चीज़ें फैक्चुअल थी, लेकिन आज का जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और इससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो सबसे पहले जो इसमें है वो है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लैंड रोटेशन या फिर इसी को कहते हैं जूमिंग कल्टीवेशन। तो ये होता क्या है शिफ्टिंग कल्टीवेशन? तो शिफ्टिंग जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, शिफ्टिंग मतलब क्या कर देना, शिफ्ट कर देना। या फिर इसी को कहते हैं लैंड रोटेशन, मतलब या तो फिर लैंड को रोटेट कर देना। तो इसमें सीधा सीधा यही है कि जब हम एक फील्ड पर लगातार कोई एक क्रॉप को हर साल उगाते रहते हैं तो क्या होता है, उस लैंड की जो हमारी उस भूमि की उर्वरता होती है, जिसे फर्टिलिटी कहते हैं, वो हमारी धीरे धीरे कम होती जाती है। मतलब फर्टिलिटी का मतलब जो एक क्षमता होती है भूमि की हमारी क्रॉप को उगाने की, वो हमारी कम होती जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आपके पास बाइक होती है या कोई भी कार वगैरह आपके पास कुछ होता है तो उसमें आप पेट्रोल डलाते हैं और उसके बाद फिर वो कुछ दूर जाती है और उसके बाद फिर से आपको पेट्रोल डलाना पड़ता है। इसी तरह भूमि की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है क्रॉप को उगाने की। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, एक ही क्रॉप को बार बार उगाते उगाते वो कम होने लगती है। तो इसमें क्या करते हैं, जो इसमें उगाने वाले होते हैं हमारे फार्मर्स, इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, ट्राइब्स होती हैं, नोमैडिक ट्राइब्स, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। वो क्या करते हैं, जब क्रॉप का प्रोडक्शन कम होने लगता है तो वो दूसरी लैंड पे जाकर वहाँ के जो भी जंगल वगैरह होते हैं उनको काट कर दूसरी भूमि में क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। दूसरी भूमि में क्रॉप को उगाने लगते हैं। उसे हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या इसी को लैंड रोटेट हो जाता है, इसी वजह से इसे लैंड रोटेशन कहते हैं। और लोकल नेम में इसको जूमिंग कृषि कहते हैं। ज़्यादातर ये क्या होता है, जो इंडिया के हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जो राज्य है, वहाँ पर ये ज़्यादा होता है। तो देखिए क्या लिखा है, यही लिखा है फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर्ड एंड कल्टिवेटेड। मतलब जैसे हमने बताया कि जो फॉरेस्ट लैंड होते हैं उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं और उसमें फिर कल्टीवेशन करते हैं। ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप जनरली राइज ऑन द सेम क्लियर्ड फॉरेस्ट लैंड ईयर आफ्टर ईयर। एक ही क्रॉप को बार बार उगाने से इसमें क्या होता है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी, उर्वरता जो है वो कम हो जाती है। जो क्रॉप को उगाने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं, क्रॉप को दूसरी लैंड पर शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्टिंग की वजह से इसको क्या कहते हैं हम, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और लैंड को जो है दूसरी जगह बदल देते हैं, रोटेट कर देते हैं, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, लैंड रोटेशन। और इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो क्या होता है, सॉइल का इरोजन होता है। पहले तो हम एक ही तरह की क्रॉप उगाते हैं जिससे क्या होता है, सॉइल का इरोजन होता है। जैसे जनरली राइस ही उगाते हैं, तो राइस क्या है, हमारी सैलो क्रॉप है, मतलब उसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाती। तो जब बरसात होता है या फिर रन ऑफ होता है, जो पानी का बहाव होता है, उसको ये क्रॉप, जितनी भी आपकी सैलो रूटेड क्रॉप होंगी, वो उसको रोक नहीं पाती हैं। इस वजह से उसमें क्या होता है, वो इरोजन ज़्यादा होता है उसमें। तो इसमें क्या होता है, इरोजन होता है इस वजह से ज़्यादा। और ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में होता है। दूसरा है जो वो हमारा है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन आपने इसके पहले पढ़ा क्या, लैंड रोटेशन, मतलब लैंड को क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं, भूमि को रोटेट कर देते हैं। तो इसमें क्रॉप रोटेशन में क्या करेंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम क्या करेंगे, क्रॉप को रोटेट करेंगे। तो क्रॉप रोटेशन इज अबाउट रिवर्स ऑफ लैंड रोटेशन। तो ये क्या होता है, लैंड रोटेशन का उल्टा होता है। और इसका जो एक कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें हमारे ये कॉन्सेप्ट है कि हमें सॉइल की प्रोडक्टिविटी को या सॉइल की फर्टिलिटी को, जो उगाने की कैपेसिटी है क्रॉप को, वो हमें मेंटेन रखनी होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं उनमें क्या होता है कि उनमें जो जड़ें होती हैं उनमें लेग्यूम राइजोबियम जो है बैक्टीरिया पाया जाता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन को रिस्टोर करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। तो उससे क्या होता है, हमारी जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी होती है, फर्टिलिटी होती है, वो बढ़ती है। तो इसमें क्या करते हैं, क्रॉप बदल बदल कर बोते हैं, हर सीजन में बदल बदल कर बोते हैं। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन। यही इसके कॉन्सेप्ट होते हैं कि अगर आपने पहले सीरियल्स को उगाया, उसके बाद आप पल्सेज को उगाइए, ऑयल सीड को उगाइए। अगर आपने पहले सेलो रूटेड क्रॉप्स को उगाया, मतलब उथली जड़ों वाली फसलों को उगाया, उसके बाद आप गहरी जड़ों वाली फसलों को उगाएं, डीप रूटेड फसलों को उगाएं, तो वो हमारा कहलाता है क्रॉप रोटेशन। इससे क्या होता है, हमारा सॉइल की
फर्टिलिटी जो है वो बढ़ती है और इनकम भी हमारी क्या होती है, स्टेबलाइज रहती है। फिर क्योंकि अगर आप लैंड रोटेशन में देखें तो क्या होता है, सेम क्रॉप को बार बार उगाने से वहाँ की प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, तो आपकी जो इनकम है जनरल सी बात है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन जब आपकी सॉइल फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, उससे आपकी इनकम जो है वो भी आपकी मेंटेन रहेगी। तो ऑन अ सर्टेन लैंड रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप और क्रॉप एंड फैलो लैंड इन सर्टेन सीक्वेंस, एक सीक्वेंस होता है जो हमने आपको बताया, डीप रूटेड के बाद सैलो रूटेड, इस तरह का जो एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं और क्रॉप को बदलते रहते हैं, वो हमारा कहलाता है क्या, क्रॉप रोटेशन। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं राइस, आपने खरीफ में राइस उगाया, उसके बाद आपने रबी में क्या उगाया, वीट उगाया, उसके बाद मूंग उगाया। तो इसमें आपने देखा होगा 2 सीरियल क्रॉप हैं, एक जो है हमारा लेग्यूमिनस क्रॉप है। तो इससे क्या होता है, हमारी सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। इसी तरह राइस हो गया, मस्टर्ड हो गया, चिली हो गया। तो यहाँ क्या होता है, व्हीट इज रोटेटेड बाई मस्टर्ड एंड मूंग बाई चिली इन द नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर। तो इससे हमारी क्या होती है कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी हमारी मेंटेन रहती है। अगर हम एक ही क्रॉप को बार बार नहीं उगाते हैं तो उससे हमारी फर्टिलिटी जो है मेंटेन रहती है। तो ये हो गया हमारा क्रॉप रोटेशन। और ये क्या कहता है, इंश्योर्स अ बैलेंस प्रोग्राम ऑफ द वर्क थ्रू आउट द ईयर। हाँ, तो इससे क्या होगा, आपका जो एक बैलेंस बना रहता है, पूरा ईयर का आपका बैलेंस बना रहता है। अगर आप सीरियल उगाएंगे सिर्फ, तो उससे क्या होगा, आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। आप अगर डाइट की बात करें तो उसमें भी आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। और अगर आप लैंड की कैपेसिटी या फर्टिलिटी की बात करें तो वो भी आपकी कम होती जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगी। लेकिन आप बदल बदल कर क्रॉप बोएंगे, मतलब अपोजिट नेचर की क्रॉप बोएंगे बदल बदल कर, तो उससे आपकी फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। सुटेबल क्रॉप रोटेशन इज द की ऑफ द मॉडर्न साइंटिफिक एग्रीकल्चर। तो आजकल जो हम लोग एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या उसे हम कहते हैं मॉडर्न साइंटिफिक एग्रीकल्चर, और उसकी जो मेन कंपोनेंट है वो हमारा क्या, क्रॉप रोटेशन, विच एम्स टू प्रोड्यूस मैक्सिमम यील्ड, जिसका हमारा क्या है, एम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन करना, ज़्यादा से ज़्यादा हमें यील्ड का प्रोडक्शन करना, और सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन रखना। ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं और सॉइल की प्रोडक्टिविटी हमारी कम होती जा रही है, फर्टिलिटी कम होती जा रही है। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, मैक्सिमम यील्ड भी हो और सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन हो। चलिए, इसके बाद है अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या इको फार्मिंग। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है या इको फार्मिंग क्या होता है। तो इको का मतलब आप समझते हैं, इकोसिस्टम, इकोलॉजी से हमारा हम लोग जितने भी हैं, लिविंग नॉन लिविंग थिंग जितने भी हैं एटमॉस्फेयर में या हमारे अर्थ पे, लिथोस्फीयर पे हो गया, हर चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और कुछ ना कुछ एक दूसरे को देते हैं या फिर लेते हैं। तो इको फ्रेंडली किसे कहा जाता है, आप जानते होंगे कि जब हमारा इंटर रिलेशन होता है एक दूसरे से, तो किसी को नुकसान ना हो, किसी चीज़ से अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उससे दूसरे पर कोई प्रभाव ना पड़े, बुरा प्रभाव ना पड़े, वो हमारा कहलाता है इको फ्रेंडली। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी वही है जिसमें हमारा क्या है, इकोलॉजी को या इकोसिस्टम को कोई नुकसान नहीं होता, हम कैसे भी क्रॉप को उगाएं उससे नुकसान ना हो, वो हमारा कहलाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। द कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज कम अप बिकॉज यील्ड फ्रॉम मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक रीचिंग अ प्लेट्यू। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जो हमारी मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक है उससे हम जितना ज़्यादा उगा सकते थे क्रॉप को, हम उस सीमा तक पहुंच गए हैं। अब हम कोई भी नई टेक्निक यूज कर लें, उस सीमा से ज़्यादा आगे बढ़ने की संभावना बहुत ही कम बची है। और जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी इससे होने लगी हैं। जैसे आप देख रहे होंगे आजकल इतने सारे पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं, केमिकल्स यूज किए जाते हैं, उससे क्या होता है, जैसे देखा होगा आपने आजकल वल्चर नहीं दिखते हैं, तो ये किस वजह से नहीं दिखते, पेस्टिसाइड की वजह से ही इनका जो है विनाश हुआ। तो इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। टू एक्सेस यूज ऑफ द केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, क्या हो गया, ये हमारी फूड चेन भी आपने जानते ही होंगे कि सब लोग, सबसे पहले प्लांट होते हैं, प्लांट से फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, ये सब एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ये हमारी फूड चेन को भी अफेक्ट करता है। अगर एक चीज़ भी इसमें कम हुई या किसी को नुकसान हुआ तो उससे क्या हुआ, हमारी फूड चेन भी अफेक्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें ना हो, इस तरह से हम फार्मिंग की प्रैक्टिस करें, वो हमारा कहलाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो सबसे पहला है हमारा सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, अगर हिंदी में इसका ट्रांसलेट करें तो ये होता है हमारा जीवन निर्वाह खेती। जीवन निर्वाह खेती मतलब कि जिसका प्राइमरी एम होता है हमारा कि हमारी जो फैमिली है, फैमिली की नीड हमारी पूरी हो जाए, साल भर को हमारा खाना मिलता रहे, और जो हमारी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारी पूरी होती रहें, बस इतना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। उससे ज़्यादा हमें
इनकम हो जाए या कुछ और हम क्रॉप को ज़्यादा प्रोड्यूस करके हम उसको बेच कर ज़्यादा इनकम कर लें, ये इसका एम नहीं होता। सिर्फ अपना जीवन का निर्वाह करना, जितने से हो जाए आपका उतना ही उगाना, ये हमारा कहलाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इसमें अगर हम देखें इनपुट का मतलब हम जो लगाते हैं फार्मिंग के लिए या किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, जैसे शुरू से लेके हमने लेबर लगाया, कुछ पूंजी हम लगाते हैं, फर्टिलाइजर के लिए कुछ रुपए लगाते हैं, कृषि इक्विपमेंट के लिए रुपए लगाते हैं, तो ये सारे हमारे कहलाते हैं इनपुट। तो इसमें क्या होता है, इनपुट जो है वो हमारा लो ही रखते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं लेना है और ज़्यादा इनपुट नहीं लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है, आउटपुट भी मतलब जो हमारा यील्ड होता है वो भी हमारा कम ही होता है। इसके बाद है हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग मतलब हाई लेवल इक्विलिब्रियम। इसका जो मेन एम होता है वो होता है हमारा हाई इनकम प्राप्त करना। हम कैसे भी फार्मिंग की प्रैक्टिस करें, हमारा मेन जो है वो एम है, मेन जो उद्देश्य है वो है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमें इनकम प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कब प्राप्त होगी, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम यील्ड का प्रोडक्शन करेंगे, तब हमारा जो है हमारा हाई इनकम हमें प्राप्त होगा। तो इसमें हाई इनकम प्राप्त करने के लिए क्या होता है, इनपुट भी हम ज़्यादा लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का यूज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक का यूज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कृषि यंत्रों का यूज करते हैं। तो इससे हमारा क्या है, इनपुट भी ज़्यादा होता है और उससे हमारा आउटपुट भी ज़्यादा आता है। लेकिन जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, जिसे हम नेचुरल एग्रीकल्चर या फिर इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर भी कहते हैं, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारा हाई इनकम प्राप्त करना नहीं, बल्कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाकर रखना है। क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ा तो धीरे धीरे करके फिर इस दुनिया का नाश होता चला जाएगा। तो इसका मेन उद्देश्य है हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बनाकर रखना। हम सब लोग एक दूसरे से रिलेटेड हैं, किसी को कोई नुकसान ना हो, जो चीज़ जैसे बैलेंस में है वैसे ही बैलेंस में बनी रहे और हमारी ज़रूरतें पूरी होती रहें, ये इसका मेन एम है। और इसमें जो है हम जो इनपुट है वो हम लो करते हैं, मतलब कम रखते हैं, और आउटपुट हम ज़्यादा प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें इनपुट भी कम लग रहा है। इनपुट कम लगेगा तो हमारा जो है कॉस्ट आएगी, जो हमारी किसी क्रॉप को ग्रो करने में वो कम रहेगी और आउटपुट हमारा ज़्यादा होगा। ये हमारा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यही यहाँ दिया हुआ है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज दैट फॉर्म ऑफ फार्मिंग व्हिच प्रोड्यूसेस sufficient food to meet the need of the present generation without eroding the ecological assets and productivity of life supporting system of future generation। मतलब कि हम इस तरह से क्रॉप को ग्रो करें, इस तरह से हम प्रैक्टिस करें क्रॉप को ग्रो करने की, कि जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है उसकी जो हमारी ज़रूरतें हैं वो हमारी पूरी होती रहें, और जो इरोडिंग का मतलब कोई नुकसान ना हो हमारे इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को कोई भी नुकसान ना हो, और हम जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम मेंटेन करके रखें, ताकि जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो हमारा कहलाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसी को नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। नेचुरल फार्मिंग इज एक्सीलेंट इलस्ट्रेशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इट इज आल्सो नोन एज, इसी को इकोलॉजिकल फार्मिंग या फिर इको फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर पर्माकल्चर भी कहते हैं। It is called eco farming because ecological balance is given importance, and organic farming because organic matter is the main source of the nutrient management। तो वही अभी जो हमने आपको बताया कि इकोलॉजिकल फार्मिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मेन एम जो होता है वो इकोलॉजी का बैलेंस बनाकर रखना होता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मेन एम जो होता है, जितने भी हमारे केमिकल्स हैं या सॉइल की प्रोडक्टिविटी अगर हमें मेंटेन करके रखना है, वो केमिकल से नहीं बल्कि ऑर्गेनिक चीज़ों से मेंटेन करके रखना है। जैसे ऑर्गेनिक चीज़ें आपने सुना होगा, कंपोस्ट हो गया, FIM हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें हो गई, वो उस तरह से हमें मेंटेन करके रखना, मतलब मैन्योर्स के साथ, या फिर क्रॉप रोटेशन से भी हो गया। जैसे क्रॉप रोटेट करते हैं तो हमें नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है लेग्यूमिनस क्रॉप से कम टिलेज करना, टिलेज कम करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम आएगी। यहाँ पर दिया हुआ जैसे मैन्योर्स, तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सीधा सीधा अगर हम बात करें तो फर्टिलाइज़र जिनको हम फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे फर्टिलाइज़र कहलाते हैं। और मैन्योर्स जो हो गया, जैसे हम फील्ड में प्रोड्यूस करते हैं, फील्ड में हमने कंपोस्ट बनाया, सड़ा गलाकर चीज़ों को कंपोस्ट बनाया, FIM बनाया, तरह तरह की चीज़ें हो गई, बर्ड्स हो गए तो उनकी जो हड्डियों से होता है फॉस्फेट प्राप्त होता है, तो ये सब चीज़ें हो गई। इस तरह की जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं वो हमारी कहलाती हैं मैन्योर्स। लेकिन वहीं अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो उन्हें केमिकली हम कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं, इस वजह से उन्हें फर्टिलाइज़र करते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया हमारा क्या कहलाता है, वो है हमारा फर्टिलाइज़र, फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है,
लेकिन वो है हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि कौन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। मैन्योर तो सारे ऑर्गेनिक हो गए, लेकिन फर्टिलाइज़र भी ऐसा कौन सा है जो ऑर्गेनिक है, तो हमारा यूरिया है। ये ऑर्गेनिक क्यों है? क्योंकि अगर आपको यूरिया का फॉर्मूला पता हो NH2CO NH2, तो उसमें क्या देखना है आपको, कार्बन मिल रहा है, तो जिसमें भी कार्बन होगा वो आपका ऑर्गेनिक चीज़ होगी। तो ये याद रखने के लिए आपके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आल्सो इन्वॉल्व्स एग्रो फॉरेस्ट्री, मल्टी लेवल कल्टीवेशन, इंटीग्रेटेड एनिमल हस्बेंड्री। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम तरह तरह की प्रैक्टिस यूज करते हैं, मतलब हमें क्या करना है, इनपुट तो कम लगाना है और हाई प्रॉफिट भी चाहिए। तो किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हम एनिमल हस्बेंड्री को भी एग्रीकल्चर के साथ जोड़ दें तो क्या होगा कि एग्रीकल्चर से जो भी प्रोड्यूस प्राप्त होता है उससे उनके खाने पीने के लिए चीज़ें मिलती रहेंगी और उससे हमें अलग इनकम प्राप्त होगी। जैसे हमने कोई कैटल पाल लिया तो उससे हमें क्या होगा, उससे हमें दूध की प्राप्ति होगी। अगर हमने मुर्गी वगैरह पाल लिया तो उससे हमें अंडा मिलेगा, मीट मिलेगा। तो इस तरह से अलग से लाभ प्राप्त होता है जो कि एक एडिशनल लाभ होता है। तो इस तरह की प्रैक्टिस को साथ में करते रहना, ये हमारा सब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आता है। द टर्म सस्टेनेबली डिनोट्स द characteristics of the process that can be maintained indefinitely and sustainable use of the ecosystem। यही जो आपको शुरू में बताया था कि इकोसिस्टम का सस्टेनेबल यूज करना रिफर्स टू मेकिंग यूज ऑफ द सिस्टम विदाउट इम्पेयरिंग इट्स कैपेसिटी, मतलब इसकी कैपेसिटी जो है वो हमारी कम ना होने पाए, रिन्यूअल की जो कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की वो कम ना होने पाए। इस तरह से सारी प्रैक्टिस करना। चलिए अब आता है हमारा क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, तो सबसे पहले हमें सिस्टम समझना है। तो सिस्टम क्या होता है कि अगर कोई चीज़ है तो उसमें जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सबको जब हम सेट कर देते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हो जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक सिस्टम कहलाता है। मतलब इस तरह से सेट कर देना कि वो एक दूसरे से रिलेटेड हो जाए, वो हमारा सिस्टम कहलाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनी क्रॉपिंग सिस्टम इज इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑल रिसोर्सेज, मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हो गए वो एक तरह से हमारे क्या हो गए, फार्मिंग के कंपोनेंट्स हो गए, उनको इस तरह से उनका यूज करना, इफिशिएंटली यूज करना, मतलब कि जो उनका यूज कर रहे हैं उनको कोई नुकसान ना हो या उनकी कमी ना होने पाए। जैसे आजकल हम लोग इरिगेशन के लिए लैंड वाटर को यूज करते हैं, ग्राउंड वाटर का। तो आजकल हम लोगों ने इतना ज़्यादा यूज कर लिया है, इतना ज़्यादा ज़मीन के नीचे से पानी निकाल लिया कि आजकल देखा होगा कि ग्राउंड लेवल जो है गिरता जा रहा है वाटर का। तो इस तरह से हमें यूज नहीं करना, हमें क्या करना है, इफिशिएंटली यूज करना है कि कम से कम, जितने कम से कम में हमारा क्या हो जाए, नीड हमारी पूरी हो जाए, इस तरह से हमें यूज करना है। जैसे ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए, लैंड वाटर सोलर रेडिएशन, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द प्रोडक्शन एंड ऑब्टेनिंग हायर नेट रिटर्न। तो इसका भी हमारा क्या है, एम लगभग सबके सेम ही है। इसका भी जो एम है वो है क्या कि प्रोडक्शन में जो है स्थाई बना रहे, मतलब प्रोडक्शन हमारा कम ना होने पाए और जो हायर नेट रिटर्न्स है, मतलब जो हमारा आउटपुट है वो हमारा ज़्यादा रहे। द इफिशियंसी इज मेजर्ड बाय द क्वांटिटी ऑफ द प्रोड्यूस ऑब्टेन्ड पर यूनिट रिसोर्स इन अ यूनिट टाइम। वही बात हो गई कि कितना ज़्यादा हम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर ले रहे हैं एक टाइम पे, एक यूनिट रिसोर्स का यूज करके। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे उतनी ज़्यादा इफिशियंसी हमारी मानी जाएगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वाज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बाई टू मीन्स। तो जो हमारी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर थी उसमें प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग दो चीज़ों को यूज करते थे। पहला तो क्या कि इंक्रीजिंग इन द एरिया ऑफ द कल्टीवेशन, अगर कोई चीज़ हम, कोई क्रॉप हम 2 हेक्टेयर में उगा रहे हैं तो उसे हम 4 हेक्टेयर में उगाने लगे, तो सीधी सी बात है कि हमारा जो है प्रोडक्शन वो ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा है हमारा बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉप, या फिर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में आपको अंतर पता होगा, नहीं पता होगा तो हम बताते हैं कि प्रोडक्शन तो हो गया हमारा कि एक जनरल, जैसे हमने क्या बताया कि पूछा कितना प्रोडक्शन हुआ तो आपने बोल दिया 60 किलो या 60 कुंटल प्रोडक्शन हुआ। लेकिन जब हम उसे एक यूनिट में बात करते हैं कि 1 हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो 1 हेक्टेयर में आपने बताया कि 60 कुंटल पर हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर में 60 कुंटल हो रहा है, 2 हेक्टेयर में आपका कितना होगा, 120 कुंटल। तो इस तरह से वो हमारा कहलाता है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर एक यूनिट एरिया में, मान लीजिए 1 हेक्टेयर में अगर आपका 60 कुंटल हो रहा था, वहाँ पर आपने कुछ ऐसी प्रैक्टिस अपनाई कि वहाँ पर 80 कुंटल का प्रोडक्शन होने लगा एक यूनिट एरिया में, वो हमारा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई मानी जाएगी। तो ये दो चीज़ें हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में यूज करते थे, किसके लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। लेकिन जो हमारी मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसमें हमने दो और डायमेंशन जोड़ दिए। वो क्या है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम।
मतलब अभी तक हमारा क्या था, पर यूनिट एरिया ही हम देख रहे थे प्रोडक्टिविटी, लेकिन अब पर यूनिट टाइम में, जैसे मान लीजिए कि 3 महीने में आपका कितना प्रोडक्शन हो रहा है। पहले मान लीजिए आपका 3 महीने की कोई क्रॉप है, उसमें आपका 60 किलो प्रोडक्शन हो रहा था, 60 कुंटल प्रोडक्शन हो रहा था, जितना भी हो रहा था। अब आपने उस टाइम में देखा कि आपने कुछ कम कर दिया, जैसे आपने कुछ नई तरह की वैरायटी बनाई जिसका ड्यूरेशन आपका, जिसका जो पूरी लाइफ साइकिल है वो आपकी 2.5 महीने की हो गई हो, और प्रोडक्शन आपका 60 कुंटल ही हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जो पर यूनिट टाइम में जो प्रोडक्शन वो किसका ज़्यादा माना जाएगा, जो 2.5 महीने में क्रॉप पूरी हो रही है, क्योंकि वो कम टाइम ले रही है। तो ये एक नई चीज़ ऐड की गई। दूसरा है हमारा टू इंक्रीज द प्रोडक्शन पर यूनिट स्पेस, मतलब एक स्पेस में, प्रॉपर स्पेस में, पूरा का पूरा एरिया में या पूरी पूरी यूनिट में नहीं लेकर उसको क्या करना, एक यूनिट स्पेस में उसको प्रोडक्शन को बढ़ाना, वो हमारा कहलाता है। ये 2 डायमेंशन हमने किस में जोड़ दिए, मॉडर्न एग्रीकल्चर में। मतलब ये 2 तो हैं ही, साथ में ये 2 भी हैं। तो 4 डायमेंशन किसके हो गए, मॉडर्न एग्रीकल्चर के। और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो वो हो गए हमारे कल्टीवेशन का एरिया बढ़ा देना, और दूसरा हो गया हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ा देना। In the traditional cropping system, mixture and rotations were developed by the farmers over year of the experience by trial and error of the suitable specific ecological and socio-economic condition to attain yield stability। मतलब ट्रेडिशनल क्रॉपिंग सिस्टम में क्या है, फार्मर्स जो है आपका क्रॉप उगाते रहे, धीरे धीरे उन्हें ज्ञान हो गया खुद से ही कि अगर हम 2 क्रॉप को मिक्सचर कर देंगे तो हमें ज़्यादा मिलेगा। क्रॉपिंग सिस्टम का उन्हें एक्सपीरियंस हो गया, क्रॉप रोटेशन का उन्हें एक्सपीरियंस हो गया कि अगर हम 2 अलग अलग तरह की क्रॉप उगाएंगे तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो ये सब हमें इसमें ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में पता चला। इसके बाद ही अगर हम बात करें मॉडर्न साइंटिफिक क्रॉपिंग सिस्टम की, तो इसके 3 पिलर्स हैं। क्या क्या, जीनोटाइप, जियोमेट्री ऑफ द प्लांटिंग एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो ये तीनों क्या है समझते हैं। जीनोटाइप जेनेटिक्स में आप पढ़ेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा या फिर पढ़ा होगा पहले से ही, तो 2 चीज़ें होती हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो फिनोटाइप तो क्या होता है कि जो आपका अपीयरेंस होता है किसी चीज़ का सामने से ही, मतलब आप आँखों से देख सकते हैं, जैसे कि ये पेड़ है हमारा, इसका ट्रंक ऐसा है, इसकी पत्तियाँ इस तरह की हैं। तो वो जो चीज़ें आप आँखों से देखकर ऑब्जर्व करते हैं वो आपका फिनोटाइप कहलाता है। लेकिन वहीं अगर जीनोटाइप की बात करें वो आप आँखों से नहीं देख सकते, मतलब उसके अंदर का जीन कैसा है, उसके अंदर की जो है जीन की क्वालिटी क्या है, डीएनए कैसा है, ये सब चीज़ें हमारा क्या कहलाती हैं, जीनोटाइप्स। जेनेटिक मेकअप जो है वो हमारा जीनोटाइप कहलाता है। दूसरा हमारा हो गया जियोमेट्री ऑफ द प्लांटिंग मीन्स। मतलब जियोमेट्री ऑफ द प्लांटिंग मीन्स क्या होता है कि किस तरह के, किस पैटर्न में हम जो है क्रॉप को ग्रो करते हैं, किस तरह से हम क्रॉप को लगाते हैं एक स्पेस में या एक एरिया में, जो तरीका होता है। मतलब जैसे कभी आपने आयताकार लगा दिया, कभी आपने वर्गाकार लगा दिया, कभी आपने घन के आकार में लगा दी, या कभी आपने सर्कुलर लगा दिया, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ज्योमेट्री ऑफ द प्लांटिंग मीन। मतलब ज्योमेट्री तो हो गया शेप ऑफ द प्लांटिंग पैटर्न ऑन द लैंड सरफेस, एक लैंड सरफेस में आपने किस शेप में प्लांटिंग पैटर्न का यूज किया, तो वो हमारा कहलाता है ज्योमेट्री ऑफ द प्लांटिंग मीन। ये यहाँ दिया हुआ है। प्लांट पॉपुलेशन में भी डिफाइंड है साइज ऑफ द एरिया अवेलेबल टू द इंडिविजुअल प्लांट एंड नंबर ऑफ द प्लांट्स पर यूनिट एरिया। तो 2 चीज़ों से हम क्या करते हैं, प्लांट की पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करते हैं। एक तो पहला उसमें साइज क्या है, वो भी आपका इफेक्ट करेगा। अगर कोई बड़े साइज का क्रॉप है, बड़े साइज का कोई पौधा है, तो उस यूनिट एरिया में आपके क्या होंगे, पॉपुलेशन कम होगी। और वहीं अगर छोटा है तो उस यूनिट एरिया में आपकी पॉपुलेशन प्लांट्स की ज़्यादा होगी। दूसरा है नंबर्स ऑफ द प्लांट्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में नंबर कितने हैं, कितने ज़्यादा प्लांट हैं। मान लीजिए 1 हेक्टेयर में आपके 60,000 प्लांट हैं, तो या तो फिर उसमें 60,000 हो गया। और अगर 1 हेक्टेयर में आपके 70,000 हैं प्लांट्स पर यूनिट एरिया में, ये सब चीज़ें आपकी किस में अफेक्ट करती हैं, पॉपुलेशन में। तीसरा जो है हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिस, किस तरह की हम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते हैं पूरा क्रॉपिंग में, शुरू से लेकर अंत तक। जैसे सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, टिल्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जुताई करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सीड की सोइंग करेंगे, फिर धीरे धीरे इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सब चीज़ों को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये हमारा सब मैनेजमेंट प्रैक्टिस में आता है। जैसे मैनेजमेंट इंक्लूड, हमारा मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द क्रॉप इन अ टाइम एंड स्पेस। किस अरेंजमेंट में, मतलब अरेंजमेंट जो है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, फिर हमारी चॉइस ऑफ वैरायटी क्या है। चॉइस ऑफ वैरायटी बहुत मायने रखती है। आप वैरायटी का चयन किस तरह से करते हैं कि
सबसे पहले आप देखते हैं कि कौन सी क्रॉप उगानी है, किस क्रॉप, खरीफ का सीज़न है या रबी का सीज़न है। आप कोई भी क्रॉप तो उगा नहीं सकते हैं हर सीज़न में। तो इस तरह से आप क्रॉप की वैरायटी का भी चयन करते हैं कि आपके पास अभी टाइम कितना है, अर्ली सोइंग बोना है या मिड सोइंग, मिड टाइम वाली बोना है या फिर लेट सोइंग बोना है। तो ये सब चीज़ें आप किस पे, ये सब चीज़ें मानसून पे डिपेंड होती हैं, आपके सीज़न पे डिपेंड होती है, टाइम पे डिपेंड होती हैं। उसी हिसाब से आप वैरायटी का चयन करते हैं। फिर उसके बाद स्टैंड इस्टेब्लिशमेंट, किस तरह से आपको क्रॉप का प्रोडक्शन करना है। पेस्ट मैनेजमेंट एंड हार्वेस्ट, किस तरह से आपको पेस्ट का मैनेजमेंट करना है। पेस्ट में आपके सारी चीज़ें आ जाती हैं, वीड भी आ जाता है, इंसेक्ट्स भी आ जाता है, डिजीज भी आ जाती हैं, तो उन सब में पेस्ट आ जाता है। और फिर किस तरह से हमें हार्वेस्ट करना है क्रॉप को, तो ये चीज़ें हमारी मैनेजमेंट में आ जाती हैं। चलिए अब देखते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, तो सीधी सीधी अगर बात करें तो एक जो ईयर का, एक साल का पूरा सीक्वेंस होता है या फिर पूरा एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है क्रॉप को ग्रो करने का किसी यूनिट एरिया में, वो हमारा क्या कहलाता है। यहाँ यूनिट एरिया की हर जगह बात होती है, मतलब ये नहीं कि आपने, आपके पास 2 फील्ड हैं, आपने एक फील्ड में गेहूँ उगा दिया, फिर उसके बाद अगले सीजन में दूसरे फील्ड पर आपने धान उगा दिया और फिर कहीं ये हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है। नहीं, क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो एक ही फील्ड की बात हो रही है। मतलब पहले आपने क्या उगाया, धान उगाया खरीफ में, फिर उसमें आपने रबी में उसके बाद गेहूं उगाया। तो ये एक तरह का जो स्पेशल अरेंजमेंट बन रहा है, स्पेशल सीक्वेंस बन रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर इन अ गिवन एरिया, और लोकेलिटी वही दिया हुआ है कि किस तरह से क्रॉप रोटेशन करते हैं जो फार्मर्स होते हैं। और या फिर टाइप और अरेंजमेंट ऑफ द क्रॉप इन अ टाइम एंड स्पेस, किस टाइप की क्रॉप आप उगाते हैं, अरेंजमेंट क्या है। ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट, वही बात जो आपको बताई कि जो साल का सीक्वेंस होता है किस सीक्वेंस में उगाते हैं, ये सब हमारा क्या कहलाता है। ये सब डिफिनेशन दी हुई है, आपको इसमें से जितनी डिफिनेशन याद हो जाए याद कर सकते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं तो अपने आप भी बना सकते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ द एरिया अंडर वेरियस क्रॉप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन एंड यूनिट एरिया। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि रटने से ज़्यादा इसमें आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप एक बार इस चीज़ों को समझ जाएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपनी हिसाब से भी लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना है तो वहाँ पर वैसे भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसके बाद आ गया क्रॉपिंग सिस्टम। तो आपने सिस्टम पहले पढ़ा ही था कि किस तरह से हम सेट बनाते हैं जो हमारे पास कंपोनेंट होते हैं। तो क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब क्या होगा, सीधा सीधा बात है, क्रॉपिंग के लिए जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका हम किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, वो हमारा कहलाएगा क्रॉपिंग सिस्टम। तो क्रॉपिंग सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या भी आ गया, क्रॉपिंग पैटर्न भी आ गया, मतलब ईयरली सीक्वेंस क्या है, फिर उसके बाद ईयरली सीक्वेंस के बाद मैनेजमेंट भी आ गया, किस तरह से हम उनको मैनेज करेंगे। दोनों चीज़ें किस में आ जाती हैं, क्रॉपिंग सिस्टम में। क्रॉपिंग पैटर्न एंड इट्स मैनेजमेंट टू डिराइव बेनिफिट फ्रॉम अ गिवन रिसोर्सेज बेस्ड अंडर स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो वही दिया हुआ है, इट चेंजेस व्हेन प्लेस एंड इन्वायरमेंट आर चेंज। मतलब क्या हुआ इसका कि जब भी इन्वायरमेंट चेंज होगा तो ये क्रॉपिंग सिस्टम हमारा चेंज हो जाता है। कैसे, जब भी अभी हमने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट पर क्या होता है, चीज़ें निर्भर होती हैं कि कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है, हमें कौन सी वैरायटी उगानी है, कितना टाइम हमें बचा है, तो उस हिसाब से हमें कौन सी वैरायटी उगानी है, लेट सोन या कौन सी अर्ली सोन। तो ये सब चीज़ें किन पे, इन्वायरमेंट पे डिपेंड होती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, लोकेशन स्पेसिफिक भी कहते हैं क्रॉपिंग सिस्टम को। द क्रॉपिंग पैटर्न यूज ऑन अपॉन, यही इसकी डिफिनेशन दी हुई है, वही चीज़ें दी हुई हैं बार बार। तो ये हो गया हमारा क्या, क्रॉपिंग सिस्टम। इसके बाद आता है फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम क्या है, तो एक तो हो गया हमारा क्रॉपिंग, उसके बाद हम क्या करते हैं कि क्रॉप तो उगाते हैं, साथ में हम क्या करते हैं, उससे जो भी इंटर रिलेटेड बिजनेसेस हैं एक तरह से, उन चीज़ों को हम साथ में रखते हैं। इससे क्या होता है, हमारा एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है। जैसे लाइव स्टॉक हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिशरीज हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, इन सब का एक जो है हम सिस्टम बनाते हैं, मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड चीज़ें होती हैं ये, और एक दूसरे को बेनिफिट बढ़ाती हैं और एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होती है। बेनिफिट कैसे करते हैं एक दूसरे को, जैसे आपने अगर लाइव स्टॉक किया तो उससे जो भी आपको गोबर वगैरह मिलेगा उससे आप कंपोस्ट बना सकते हैं। क्रॉप जब उगाई आपने तो उससे आप क्या करते हैं, जो बाद में हार्वेस्टिंग के बाद भूसा बचता है वो आपके लाइव स्टॉक के काम आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। इसी तरह पोल्ट्री के लिए दाना आपको कहाँ से मिल जाएगा, क्रॉप से मिल जाएगा। फिर पोल्ट्री से आपको क्या मिलेगा, अंडा मिलेगा, मीट मिलेगा। तो ये चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, और इसका जो मेन एम होता है वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट को बढ़ाना होता है। फार्मिंग सिस्टम का मेन एम क्या है, प्रॉफिट को बढ़ाना। द टर्म फार्मिंग सिस्टम एंड मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग एक होता है, मिक्स्ड फार्मिंग और फार्मिंग सिस्टम दोनों एक ही जैसे होते हैं, बस इनमें अंतर क्या होता है
इनके ऑब्जेक्टिव का अंतर होता है। फार्मिंग सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को बढ़ाना, जबकि मिक्स्ड फार्मिंग का मेन उद्देश्य होता है कि सस्टेंट फार्मिंग की तरह होती है कि अपने जीवन की निर्वाह करना। जैसे अभी तक आप क्रॉप ग्रो कर रहे थे, साथ में आपको दूध भी मिलता रहे तो और अच्छा हो जाएगा, अंडा भी मिलता रहे तो और अच्छा हो जाएगा, तो ये हमारा कहलाता है मिक्स्ड फार्मिंग। जबकि फार्मिंग सिस्टम में क्या है कि आपको तो मिले ही, साथ में आप उससे एक्स्ट्रा इनकम भी करें, मतलब एक तरह से आप उसको बिजनेस की तरह देख रहे हैं कि आप अगर लाइव स्टॉक कर रहे हैं तो दूध सिर्फ अपने घर के लिए नहीं बल्कि उसको बेचने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें दूध का, तो हमारा कहलाता है फार्मिंग सिस्टम। लेकिन जब उसका ये सिर्फ उद्देश्य हो कि हमारे लिए बस हो जाए तो वो हमारा कहलाता है मिक्स्ड फार्मिंग। यही दिया हुआ है, मिक्स्ड फार्मिंग डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ द फार्मिंग ऑन अ पर्टिकुलर फार्म विच इंक्लूड क्रॉप प्रोडक्शन, रेजिंग लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, बी कीपिंग etc टू सस्टेन एंड सेटिस्फाई एज मैनी नीड्स ऑफ फार्मर एज पॉसिबल। मतलब क्या हुआ, वही जो हमने आपको बताया कि फार्मर की जो नीड है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके वो पूरी हो सके, बस उससे ज़्यादा उसको प्रॉफिट नहीं चाहिए। जबकि हाई प्रॉफिटेबिलिटी विदाउट अल्टरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट इन फार्मिंग सिस्टम। जबकि फार्मिंग सिस्टम में क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, लेकिन इसमें भी क्या है कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। प्रॉफिट जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे लेकिन इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फार्मिंग और फार्मिंग सिस्टम। इसके बाद है हमारा सोल क्रॉपिंग या फिर सॉलिड प्लांटिंग। तो सोल क्रॉपिंग क्या होता है, सोल का मतलब आप जानते ही हैं सिंगल, तो किसी एक एरिया में सिर्फ एक ही क्रॉप उगाना, मतलब एक ही तरह की क्रॉप उगाना। जैसे आप धान उगा रहे हैं सिर्फ एक फील्ड पर, वो हमारा कहलाएगा सोल क्रॉपिंग। और इसमें और भी कंपोनेंट ऐड करते हैं, जैसे एक ही वैरायटी उगाते हैं। अगर धान आप उगा रहे हैं तो ये नहीं कि अलग अलग वैरायटी का एक ही स्टैंड में आपने मिक्स कर दिया, एक ही वैरायटी का होना चाहिए, एक ही सेम नेचर का होना चाहिए, सेम हैबिट का होना चाहिए, वो हमारा कहलाता है सोल क्रॉपिंग। ये अपोजिट होता है हमारा क्या, इंटर क्रॉपिंग का। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है अभी आगे हम आपको समझाने वाले हैं। चलिए इसके बाद है हमारा क्रॉपिंग स्कीम। तो क्रॉपिंग स्कीम क्या होता है, द प्लान अकॉर्डिंग टू विच क्रॉप्स आर रेज्ड ऑन अ इंडिविजुअल प्लॉट ऑफ अ फार्म विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ गेटिंग द मैक्सिमम रिटर्न। तो स्कीम का मतलब आप समझते ही हैं, जैसे आप जानते हैं हमेशा बोलते भी रहते हैं कि गवर्नमेंट की ये स्कीम आई है, गवर्नमेंट ने ये किया है स्कीम को लेकर। तो स्कीम का मतलब क्या होता है, एक तरह का प्लान बनाना होता है कि हम क्या प्लान बनाएं जिससे ये काम हो जाए। तो इसी तरह ये भी हमारा होता है कि किस तरह का हम प्लान बनाएं क्रॉप को ग्रो करने का जिससे हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो जो हम प्लान बनाते हैं वही हमारा कहलाता है क्रॉपिंग स्कीम। इसका भी वही है सेम, जो एम है कि सॉइल फर्टिलिटी और इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो हमारी मेंटेन रहनी चाहिए। Soil fertility and the crop yields are the important factor in determining which cropping program to follow, but at the same time the amount of the labor and capital required and prices in the relation to the resources influence the adoption of the particular cropping scheme। तो ये सब चीज़ें हैं जो क्या करती हैं कि इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे हमारा लेबर हो गया और कैपिटल हो गया। तो ये चीज़ें कैसे इन्फ्लुएंस करेंगी, अगर कोई चीज़ें ज़्यादा महंगी है तो एक बार हम सोचेंगे क्या करने की, प्लान को अपना चेंज करने की। जैसे पहले मान लीजिए आप यूरिया डालने वाले थे, यूरिया आपको ज़्यादा महंगी मिल रही है, तो आपने क्या सोचा कि नाइट्रोजन तो चलो डीएपी से भी मिल रही है, तो और डीएपी सस्ती मिल रही है आपको, तो आपने क्या किया कि डीएपी डाल दिया। तो यहाँ पर आपका प्लान क्या हुआ, चेंज हो गया थोड़ा। आपने यूरिया का प्लान बनाया था लेकिन आपने क्या किया, डीएपी डाल दिया। तो इस तरह से प्लान कई चीज़ों पर निर्भर होता है, लैंड पर हो गया, लेबर पे हो गया, कैपिटल पे हो गया, इन चीज़ों पर जो है क्रॉपिंग प्लान या क्रॉपिंग स्कीम हमारा निर्भर होता है। जैसे पहले आपने सीजन की शुरुआत में आपने मन बनाया कोई क्रॉप ग्रो करने का जिसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी, लेकिन जब आपने देखा कि मानसून में बारिश नहीं हो रही है, लग रहा है इस साल सूखा पड़ने वाला है, तो आपने फिर क्या किया, अपना प्लान बदल दिया। आपने जो क्रॉप सोची थी उसकी जगह जिस क्रॉप के लिए पानी की कम ज़रूरत हो आप उस तरह की क्रॉप उगाने लग जाएंगे। तो वो हमारा ये सब चीज़ें हमारा क्या कर रही हैं कि इन्फ्लुएंस कर रही हैं हमारे क्रॉपिंग स्कीम को। चलिए नेक्स्ट है मोनोकल्चर। तो मोनोकल्चर क्या होता है, मोनोकल्चर का मतलब होता है सिंगल क्रॉपिंग। एक ही क्रॉप को एक साल में किसी भूमि पर उगाना। मान लीजिए ये फील्ड है और आपने यहाँ पर एक ही क्रॉप उगाया, एक साल में धान उगा दिया, सिर्फ एक ही क्रॉप। 3 सीजन होते हैं, तीनों सीजन में भी नहीं, अगर तीनों सीजन में भी उगा रहे हैं तो भी एक ही क्रॉप उगा रहे हैं, वो हमारा कहलाता है मोनोकल्चर या फिर मोनोक्रॉपिंग। अ सिस्टम ऑफ ग्रोइंग द सेम क्रॉप ऑन द सेम लैंड ईयर आफ्टर ईयर। और ये एक साल के बाद अगले साल भी हमने फिर से धान उगाया,
फिर अगले साल हमने धान उगाया, तो ईयर आफ्टर ईयर हम क्या करते रहते हैं, एक ही क्रॉप को उगाते रहते हैं, वो हमारा कहलाता है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर की अगर क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करें तो वो होती है हमारी 100 होती है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ द क्रॉप ग्रोन इन अ ईयर इंटू 100, मतलब क्रॉपिंग इंटेंसिटी बराबर नंबर ऑफ क्रॉप, जितनी क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं एक साल में, या एक साल में क्या, फिर नंबर ऑफ द ईयर जितने भी साल में कर रहे हैं इंटू 100। जितनी हमारी क्रॉप होंगी और जितने साल लगेंगे उन क्रॉप को ग्रो करने में, उससे हमारा क्या है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकलता है। तो मोनोक्रॉपिंग की जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमेशा 100 होती है। कैसे 100 होगी, क्योंकि इसमें क्या हुआ, एक साल में एक ही क्रॉप उगाई, तो नंबर ऑफ द क्रॉप एक हो गया, और नंबर ऑफ ईयर की बात करें तो ये एक ही साल में हो जाता है, तो नंबर ऑफ द ईयर भी हमारा एक हुआ, तो इसकी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी हुई वो हमारी एक हुई। इस समय अगर इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करें तो वो है हमारा 136%। कितना है, 136%। इसके बाद है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ द 2 और मोर क्रॉप्स ऑन अ सेम फील्ड इन अ ईयर। मतलब अभी तक हम एक साल में एक ही क्रॉप उगा रहे थे सेम लैंड पे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक साल में, जैसे एक सीजन में हमने पहले गेहूँ उगा लिया, फिर उसके बाद अगले सीजन में धान उगा लिया, फिर कभी गन्ना उगा लिया, तो एक साल में कई तरह की क्रॉप लेना वो हमारा कहलाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज़ द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द क्रॉपिंग इन टाइम एंड स्पेस। मतलब इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सघन कर देना, मतलब टाइम और स्पेस में इंटेंसिफिकेशन कर देना। किस तरह से, जैसे पहले हमारा एक साल में एक ही क्रॉप लेते थे, अब हम एक साल में 2 क्रॉप लेने लगे, तो उसमें क्या होगा, टाइम का इंटेंसिफिकेशन हो गया। स्पेस का भी, सेम लैंड है इस वजह से स्पेस का भी हमारा इंटेंसिफिकेशन हो गया। मोर नंबर ऑफ द क्रॉप विद इन अ ईयर एंड मोर नंबर ऑफ द क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ द लैंड एट एनी गिवन पीरियड। ये हो गया हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग। The principal limiting factor in adoption of the multiple cropping is the low intensity of the irrigation and the लॉन्ग ड्यूरेशन वराइटीज। तो ये हमारे फैक्टर हैं कुछ जो मल्टीपल क्रॉपिंग को अफेक्ट करते हैं। जैसे इरिगेशन अगर नहीं हुआ, पानी की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा जरूरी हमारे लिए क्या है, क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वाटर। अगर वाटर ही नहीं हुआ तो हम क्रॉप को किस तरह से ग्रो करेंगे। अगर वाटर कम है तो फिर हम सोचेंगे कि चलो एक ही क्रॉप उगा लेते हैं, उसके बाद अब वाटर ही नहीं तो कैसे उगाएंगे, तो एक ही क्रॉप उगा देंगे। तो मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए ये हमारा लिमिटिंग फैक्टर है। दूसरा इसी तरह से लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी। अब कोई वैरायटी है जिसका पीरियड हमारा 7 से 8 महीने है, जैसे अरहर हो गई हमारी, पहले जो वैरायटी आती थी वो बहुत ज़्यादा महीने की होती थी, एक एक साल तक की वैरायटी होती थी जो एक एक साल में ग्रो होती थी। तो इस तरह की जो वैरायटी हो गई, इस तरह की जो क्रॉप हो गई, वो भी अफेक्ट करती है मल्टीपल क्रॉपिंग। अब जब 7-8 महीने हो गए फिर दूसरी क्रॉप को ग्रो करने का सीजन ही निकल जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें हमारी मल्टीपल क्रॉपिंग को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। रिसेंटली वन मोर डायमेंशन दैट इज मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी। तो आजकल आपने देखा होगा हमेशा ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात होती रहती है, कहीं भी आप गवर्नमेंट स्कीम में सुनेंगे, गवर्नमेंट हमेशा बोलेगी सस्टेनेबल क्रॉपिंग के, नेचुरल फार्मिंग का, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आजकल सब कुछ ऐड कर, डेफिनेशन में भी देखिए ऐड कर दिया गया है, सॉइल फर्टिलिटी भी इसमें ऐड कर दिया गया है कि एक और डायमेंशन है जो इसका मल्टीपल क्रॉपिंग का, वो है हमारा सॉइल फर्टिलिटी, कि आप 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप तो उगाइए लेकिन आपकी सॉइल फर्टिलिटी नहीं कम होनी चाहिए। तो ये हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग का एक और नया डायमेंशन है। द मल्टीपल क्रॉपिंग इज डिफाइंड एज द कल्टीवेशन 2 और मोर क्रॉप इन अ सेम लैंड इन अ ईयर विदाउट डिटोरेटिंग द सॉइल फर्टिलिटी। तो ये आपकी डिफिनेशन हो गई। इसके बाद हमारा आता है मल्टीपल क्रॉपिंग कई तरह का होता है, जैसे इंटर क्रॉपिंग हो गया, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग हो गया, और रिले या ओवरलैपिंग क्रॉपिंग हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटर क्रॉपिंग क्या होता है। इंटर क्रॉपिंग, इंटर का मतलब आप समझते होंगे कि एक दूसरे के बीच में, अगर तो कोई क्रॉप होती है, जैसे उनके बीच में कोई दूसरी क्रॉप ग्रो करना और एक सीक्वेंस में ग्रो करना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है व्हीट प्लस मस्टर्ड, मतलब 9:1। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 रो आपकी किसकी हैं, व्हीट की हैं, उसके बाद 1 रो आपकी किसकी है, मस्टर्ड की है, फिर इसके बाद 9 रो आपकी किसकी हैं, व्हीट की हैं, फिर 1 रो किसकी है, मस्टर्ड की। मतलब ये एक क्या है, डिफिनेट रो पैटर्न है, मतलब इनडिफिनिट नहीं है। अगर ये डिफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है, तो फिर ये हमारा इंटरक्रॉपिंग नहीं कहलाएगी। यही इंटरक्रॉपिंग का मेन जो है एस्पेक्ट है कि एक डिफिनिट रो अरेंजमेंट होता है। अगर ये नहीं है तो फिर वो आपका इंटरक्रॉपिंग नहीं कहलाएगी। 2 क्रॉप तो हम ग्रो करते हैं लेकिन एक निश्चित रो पैटर्न में, निश्चित पैटर्न में, वो हमारा कहलाता है इंटरक्रॉपिंग।
जैसे वीट और मस्टर्ड, ये पूछा जाता है कभी कभी कि वीट एंड मस्टर्ड किस रेशियो में इंटरक्रॉप किया जाता है, वो है 9:1। सिटेरिया रेड ग्राम 5:1। हेयर क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन स्पेस डायमेंशन इज अचीव सच क्रॉप्स आर यूजली ग्रोन अलॉन्ग विद दोज क्रॉप्स विच हैव लार्जर रो इंटरवल। तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या कर रहे हैं कि दो क्रॉप्स को उगा रहे हैं, तो इसमें जिन क्रॉप्स में इंटरवल ज़्यादा होगा रो में, तो वहाँ पर इंटरक्रॉपिंग करने में क्या होगा, आसानी होगी। इंटरक्रॉपिंग में हम आइले क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग, कंटूर क्रॉपिंग, पेयर्ड रो क्रॉपिंग, स्किप क्रॉपिंग, पैरेलल क्रॉपिंग, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग में किसी भी तरह की क्रॉपिंग कर सकते हैं। बस लेकिन जो मेन फैक्टर क्या होना चाहिए, एक डेफिनेट रो पैटर्न होना चाहिए इंटरक्रॉपिंग के लिए। जब हम दो से ज़्यादा क्रॉप उगाएं वो हमारा कहलाता है इंटरक्रॉपिंग, नहीं तो फिर वो हमारा क्या कहलाएगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग का। अगर हाँ ये इसका डेफिनेट कोई पैटर्न नहीं हुआ, जैसे आपने पहले 4 रो गेहूं की कर दी, फिर एक आपने मस्टर्ड की कर दी, फिर 5 रो हो गई आपकी किसकी, गेहूं की, फिर एक आपकी मस्टर्ड की हो गई, फिर कहीं 2 ही रो के बाद मस्टर्ड आ गया, फिर कहीं 1 रो के बाद ही मस्टर्ड आ गया, फिर कहीं मस्टर्ड के बाद ही मस्टर्ड की रो आ गई, तो ये आपका क्या है, डेफिनेट रो पैटर्न नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। लेकिन जब डेफिनेट रो पैटर्न होता है वो आपका क्या कहलाता है, इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। अब इंटरक्रॉपिंग में भी कई चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले पैरेलल क्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ द सच क्रॉप विच हैव डिफरेंशियल नेचुरल हैबिट एंड जीरो कंपटीशन। तो जैसे अभी हमने आपको सबसे पहले बताया था क्रॉप रोटेशन, आपको बताया था कि पहले सीरियल्स लें फिर उसके बाद लेग्यूम क्रॉप लें, तो पैरेलल क्रॉपिंग भी कुछ ऐसा ही है कि जिनका हैबिट जो है, आदत जो होती है, वो एकदम एक दूसरे से विपरीत हो, कोई भी सिमिलरिटी ना हो, उस तरह की क्रॉप को जो है ग्रो करना साथ में, वो हमारा कहलाता है पैरेलल क्रॉपिंग। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो है कंपटीशन वो हमारा कम बिल्कुल भी नहीं हो। कंपटीशन किससे, कि जैसे वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए, मान लीजिए आपने एक क्रॉप हो गई आपकी उथली जड़ वाली सैलो रूटेड, दूसरी हो गई आपकी कौन सी, डीप रूटेड, दोनों को आपने साथ में ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्रॉप रोटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, एक साथ इंटर क्रॉपिंग की बात कर रहे हैं, हम साथ में ग्रो कर रहे हैं। तो एक जो है डीप रूटेड है, एक सैलो रूटेड है, तो वाटर क्या होगा, बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि जो सैलो रूटेड है वो आपका क्या होगा, वाटर ऊपर से ऊपर भूमि की ऊपर ही लेयर से ही ले रहा है, जबकि जो डीप रूटेड है वो आपकी निचली लेयर से वाटर को ले रहा है, तो उसमें कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। लेकिन अगर सेम हाइट की जड़ें होंगी, सेम लेवल की जड़ें होंगी, तो फिर उसमें क्या होगा, आपस में कंपटीशन होगा। इसी तरह न्यूट्रिएंट हो गया, सनलाइट हो गया, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए कंपटीशन होता है। तो पैरेलल क्रॉपिंग में क्या होता है कि बिल्कुल अपोजिट आदतों वाली क्रॉप को साथ में उगाते हैं, उससे हमारा क्या होता है, जीरो कंपटीशन होता है, तो हमारा क्या होता है, पैरेलल क्रॉपिंग। जैसे ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम को मेज के साथ उगाना, तो मेज एक तो हाइट ज़्यादा होती है मेज की, और इसकी जो जड़ें हैं वो सैलो रूटेड होते हैं। ग्रीन ग्राम क्या हो गया, इसकी जो हाइट है बिल्कुल छोटी होती है, और रूट जो है वो डीप रूटेड होती है, तो न्यूट्रिएंट और वाटर का कंपटीशन नहीं होगा। सनलाइट की बात करें तो उसका भी कंपटीशन नहीं होगा। द पीक न्यूट्रिएंट डिमांड पीरियड, और जो इसमें अगर बात करें कि न्यूट्रिएंट डिमांड पीरियड भी एक होता है, तो उर्द की जो है वो 30 से 35 दिन बाद होता है। पीक न्यूट्रिएंट डिमांड क्या होता है, मतलब इस टाइम पे अगर न्यूट्रिएंट नहीं मिला तो फिर आपके प्रोडक्शन बिल्कुल ही ज़्यादा लो हो जाएगा, या फिर हो सकता है आपका प्रोडक्शन बिल्कुल भी ना हो। तो इस टाइम पे न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्रॉप को, वो हमारा कहलाता है पीक न्यूट्रिएंट डिमांड। तो ब्लैक ग्राम की पीक न्यूट्रिएंट डिमांड की अगर बात करें तो वो होती है हमारी 30 से 35 दिन बाद सोइंग के, जबकि 50 दिन बाद होती है मक्के में। तो इसमें इस टाइम का भी कोई कंपटीशन नहीं है। अगर यही एक साथ होता, मान लीजिए दोनों 30-30 दिन बाद होते हैं, तो फिर उनमें क्या होता, आपस में कंपटीशन होता, किसके लिए, न्यूट्रिएंट को लेने के लिए। दूसरा है हमारा कंपेनियन क्रॉप। तो कंपेनियन क्रॉप क्या होता है, सच इंटरक्रॉपिंग वेयर द प्रोडक्शन ऑफ द बोथ इंटरक्रॉप इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स सॉलिड प्लांटिंग। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया हुआ है, जैसे मस्टर्ड, पोटैटो या ओनियन को अगर शुगर केन के साथ उगाएं तो क्या होगा, द ग्रोइंग ऑफ द एबव 3 इंटरक्रॉप इंडिविजुअली विद शुगर केन द प्रोडक्शन ऑफ नन इज हार्डली अफेक्टेड। तो किसी का भी प्रोडक्शन मतलब अफेक्ट नहीं होता है, अगर जितना साथ में उगाने पे आ रहा है उतना ही आपका, अगर अलग से उगाएंगे, सिंगल क्रॉप उगाएंगे, तो उतना ही लगभग प्रोडक्शन आपका होगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंपेनियन क्रॉप। इसके बाद मल्टी स्टोरेज क्रॉप क्या होता है, मल्टी टायर्ड क्रॉपिंग भी कहते हैं इसको, मल्टी लेवल क्रॉपिंग भी कहते हैं। तो मल्टी स्टोरी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट लेवल की क्रॉप है।
जैसे एक हो गई हमारी, पहले हमने कहीं हल्दी वगैरह बो दिया, एकदम छोटी सी हाइट होती है, उसके बाद आपने केला का प्रोडक्शन ले लिया, उसके बाद आपने फिर नारियल लगा दिया, तो ये क्या हो गया, तीनों अलग अलग हाइट की क्रॉप हो गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी स्टोरीड या मल्टी टायर्ड क्रॉपिंग। कल्टीवेशन ऑफ द टू आर मोर देन टू क्रॉप्स ऑफ द डिफरेंट हाइट्स साइमल्टेनियसली ऑन द सर्टेन पीस ऑफ द लैंड इन एनी सर्टेन पीरियड। किसी पीरियड में अलग अलग डिफरेंट की क्रॉप को एक साथ ग्रो करना, वो हमारा क्या कहलाता है, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। इसके बाद है हमारा सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। तो सिनर्जेटिक क्रॉपिंग क्या होता है, द यील्ड ऑफ द बोथ क्रॉप्स आर द हायर देन ऑफ देयर प्योर क्रॉप्स ऑन द यूनिट एरिया बेसिस। तो कंपेनियन क्रॉप में क्या देखा था कि जितना प्रोडक्शन आपका दोनों को मिलाकर हो रहा है, उतना अगर आप सिंगल क्रॉप भी उगाते तो भी सिंगल क्रॉप का भी उतना ही लगभग होता है। जैसे शुगर केन आप बस उगाते तो शुगर केन का जो कंपेनियन क्रॉपिंग करने के बाद इन दोनों का जो प्रोडक्शन प्राप्त हुआ है, अगर शुगर केन को अकेले उगाया जाता तो लगभग उतना ही प्रोडक्शन होता है। लेकिन सिनर्जेटिक क्रॉपिंग में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, बोथ क्रॉप्स आर द हायर देन ऑफ देयर प्योर क्रॉप्स ऑन द यूनिट क्रॉप बेसिस। तो sugar cane and potato on the basis of the percent of the plant population used for each crop in the intercropping system। तो इसमें क्या होगा कि बोथ क्रॉप, जो दोनों क्रॉप्स होगी, वो उनका जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा अगर हम उन्हें सिंगल क्रॉप में उगाते। सिंगल क्रॉपिंग अगर उनकी हम करते, सिर्फ एक ही क्रॉप को लेते, तो उन दोनों का प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना दोनों को एक साथ उगाने के बाद हुआ है। मान लीजिए शुगर केन और पोटैटो दोनों को मिलाने के बाद अगर इनकी इनकम की बात करें, ये हमारी ज़्यादा हो रही है, अगर हम सिंगल क्रॉप उगाते तो वो उतनी नहीं होती, वो हमारी क्या थी, सिनर्जेटिक क्रॉप। चलिए, इसके बाद है इंटर क्रॉपिंग ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंट ऑफ द प्लांट पॉपुलेशन यूज्ड फॉर ईच क्रॉप इन इंटर क्रॉपिंग सिस्टम। तो परसेंट ऑफ पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन जो होती है इंटर क्रॉपिंग में, उसके हिसाब से जो हमारी इंटर क्रॉपिंग होती है वो दो तरह की होती है। एक कौन सी, एडिटिव सीरीज, दूसरी होती है हमारी रिप्लेसमेंट सीरीज। तो एडिटिव सीरीज क्या होती है, तो सबसे पहले तो समझने वाली बात है कि इंटर क्रॉपिंग में दो क्रॉप होती हैं, एक मेन क्रॉप जिसे हम बेस क्रॉप कहते हैं और दूसरी हमारी अनदर क्रॉप जिसे हम इंटर क्रॉप कहते हैं। तो बेस क्रॉप क्या होती है, जैसे अभी हमने आपको गेहूं और मस्टर्ड का एग्जांपल दिया था, तो उसमें बेस क्रॉप हमारी क्या थी, गेहूं थी, उसमें उसके बीच में हमने क्या किया, मस्टर्ड को ग्रो किया, तो मस्टर्ड हमारी क्या हुई, वो हमारी इंटर क्रॉप हुई। तो इसमें क्या कहते हैं कि इंटर क्रॉप अगर हमें करनी है तो क्या करते हैं, बेस क्रॉप में हम इंटर क्रॉप को थोड़ा सा एडजस्ट करके ग्रो कर लेते हैं। क्या करते हैं, मतलब इसमें जो प्लांट की पॉपुलेशन हम क्या है, कम नहीं होने देते इंटर क्रॉपिंग के बाद भी। मान लीजिए हम जो इनकी बीच की दूरी थी थोड़ी थोड़ी हमने इनको क्या कर दिया, कम कर दिया, और एक रो हमने मस्टर्ड की भी उगा ली, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एडिटिव सीरीज इंटर क्रॉपिंग। जैसे सोइंग ऑफ द पोटैटो इन द फील्ड ऑफ द शुगर केन इन बिटवीन द टू रोज। वहीं अगर हम रिप्लेसमेंट सीरीज की बात करें तो रिप्लेसमेंट सीरीज में क्या होता है, अगर हम मान लीजिए गेहूं को ग्रो कर रहे हैं नॉर्मली, अगर हमें इंटर क्रॉपिंग करनी है तो इसमें हम क्या करेंगे, जगह को कम नहीं करेंगे इनका, बल्कि एक रो को ही हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, और उसकी जगह हम क्या करेंगे, मस्टर्ड की एक रो को लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, मस्टर्ड ने हमारे गेहूं की एक रो को रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारा कहलाता है रिप्लेसमेंट सीरीज। मतलब बेस क्रॉप को अगर रिप्लेस कर दिया तो वो हमारा कहलाएगा रिप्लेसमेंट सीरीज, लेकिन अगर बेस क्रॉप को रिप्लेस नहीं करता तो वो हमारा क्या होता है, एडिटिव सीरीज। मतलब एक रो और ऐड हो गई बिना कोई रिप्लेसमेंट के, वो हमारा कहलाता है एडिटिव सीरीज। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और जो चीज़ें आपको ना समझ में आई हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उनको फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।